ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी ओके। जो मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी, वो निकल जाती। तो मैंने कभी भाई डिप्रेशन फील नहीं करा, मुझे पता नहीं कैसा होता है क्या होता है, पर उस टाइम पे ना मैं परमिट के वेट में मेरा उठने का मन नहीं करता था, कुछ करने का मन नहीं करता था। पर और वो जो इंडिविजुअल था भाई, वो 6.5 फुट का हट्टा कट्टा अफ्रीकन अमेरिकन था। जो ड्रग का काम करता था, राइट? हाँ मतलब आप उसको देख के डर जाओगे। मैं तो भाई 18 साल का था। तो वो आदमी वॉशरूम में घुस गया भाग के, तो मैंने नॉक करा कि चला जा। तो उसने इतना सा दरवाजा खोला, उसने एक सिरिंज दिखाई, बोला ये पता किस चीज़ की है? मैं नहीं, बोला इसमें एड्स का इंजेक्शन है। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्रशेखर आर्या, और आज का पॉडकास्ट एक ऐसे इंसान के साथ है जिसने 16 साल की उम्र तक बिल्कुल नहीं सोचा था कि विदेश जाना है, या कोई बड़े सपने नहीं देखे थे जिनको पूरा करने के पीछे उसे भागना था। लेकिन 17 साल की उम्र में वो कनाडा पहुंचा पढ़ने के लिए। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सक्सेसफुल कंप्यूटर इंजीनियर बना, अपनी एक अच्छी जॉब हासिल की, और 23 साल की उम्र तक आते आते कनाडा की राजधानी ओटावा के डाउनटाउन में एक नाइट क्लब का मालिक बन गया। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ एक्स प्रेसिडेंट एंड फाउंडिंग मेंबर ऑफ कैनेडियन एसोसिएशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, को फाउंडर ऑफ देसी ट्रूप एंड ओनर ऑफ द नाइट क्लब द हडसन, मिस्टर राहुल तोमर। राहुल भाई ने इस पॉडकास्ट में अपनी बहुत सारी स्ट्रगलिंग स्टोरीज शेयर की हैं जो मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेटिंग लगी। मुझे लगता है हर इंसान को पॉडकास्ट करने चाहिए, अपनी लाइफ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए, ताकि वो लोग जो सेम पाथ पे चलना चाहते हैं या चलना शुरू कर दिया है, वो आपकी जर्नी से कुछ सीख सकें। आजकल किसी की लाइफ से सीखने के लिए बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पॉडकास्ट वो काम बड़ी आसानी से कर देता है। फिलहाल के लिए आप अपना प्यार और अपनी सपोर्ट बहुत आसानी से शो कर सकते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट कर दीजिए। हमारी इस बातचीत को, हमारे इस एफर्ट को, हमारे इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और हो सके तो अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं ऑन चंद्रशेखर आर्या टॉक्स विद राहुल तोमर। राहुल तोमर भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। बस एकदम बढ़िया। लॉन्ग वीकेंड है तो बच्चों के साथ भी मज़ा आ रहा है। कैसा चल रहा है वीकेंड? वीकेंड अच्छा चल रहा है भाई। अभी अभी 6 घंटे की नींद लेके उठे हैं। नाइट शिफ्ट इन द नाइट नाइट क्लब। शिफ्ट, हाँ इन द नाइट क्लब लेट हो जाता है थोड़ा। भाई थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए। आमतौर पे राहुल भाई, अगर किसी गेस्ट को मैं बुलाता हूँ ना, तो उसके बारे में सोशल मीडिया पर थोड़ी रिसर्च करता हूँ। अच्छा। उस पर पढ़ लेता हूँ थोड़ा, उसका बैकग्राउंड कैसे है, उसका इंटरेस्ट कैसे है, तो थोड़ा आइडिया हो जाता है। तुम्हारे बारे में मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ तुम्हें मैंने देखा है, ग्रो करते भी देखा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने रिसर्च नहीं की, लेकिन तुमसे एक रो कन्वर्सेशन करने का बड़ा मन था। जरूर भाई। क्योंकि आज के दिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कनाडा में आ रहे हैं ना, उनके लिए एक कॉन्टेक्स्ट, एक एग्जांपल सेट करना है, कि ताकि वो रिलेट कर पाएँ कि जो उनके साथ हो रहा है कुछ नया नहीं है। हाँ। सबके साथ होता है, लेकिन उन जो सब उनके साथ हो रहा है उसको वो क्या कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपना करियर या लाइफ बनाने में। वो जो एक रो कन्वर्सेशन थी, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मेरे नेटवर्क में तुमसे सही बंदा कोई था। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत बहुत थैंक यू भाई आपका, पहले तो बुलाने का, इतने अच्छे भाई वर्ड बोलने का। अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि सबके लिए ऐसा हो जाए कि वो, आप रीअश्योरेंस कह लो भाई, कि अगर मतलब कोई परेशान है किसी सिचुएशन में, तो उसे ये पता लग जाए कि मैं अकेला नहीं हूँ, औरों के साथ भी होता है, बस चलते रहना। नहीं, सही है। तो स्टार्ट कहाँ से करें इस बात को? मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं पूछने के लिए, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारी एज के किसी बंदे से बात करता हूँ, हालांकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है अपना, शायद 5-6 महीने का ही फ़र्क होगा। 5-6 थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया। एनीवेज, तो जब भी मैं बात करता हूँ तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन भी याद आ जाते हैं पुराने। सो लेट्स स्टार्ट इट विद बैक होम, कि तुमने जब जर्नी स्टार्ट की थी कनाडा में आने के लिए, यू स्टार्टेड फ्रॉम रोहतक, कि एक रोहतक का छोरा रोहतक से चला और कनाडा पहुंच गया। तो जब तुमने पहली बार सोचा
कनाडा आने का, वो कब सोचा और क्यों सोचा? कनाडा का भाई आज सच कोई प्लान नहीं था। प्लान ये था कि बाहर जाके अपनी स्टडीज़ परस्यू करनी है, और मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का था कि थोड़ी लाइफ क्वालिटी बेटर हो जाए, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी बेटर मिल जाए। मैं इंडिया में मतलब एवरेज सा स्टूडेंट था। इंडिया में आप अगर हाई IQ वाले मेहनती हो तो आप IITs और अच्छे कॉलेज में जा सकते हो और आपका करियर बन सकता है। मैं भाई एवरेज सा था, पढ़ाई में कोई ऐसा खास मन नहीं, चल जाता था काम। तो फिर पेरेंट्स ने ही कहा, मेरी बुआ बाहर रहते हैं काफ़ी साल से, 20-25 साल से, वो US में सॉफ्टवेयर में। अच्छा। तो उन्होंने वही एक आधी बार जाते रहते तो यही बोला था कि बाहर ही कर लो, बाहर ही बेटर है, एवरेज लोगों का भी चल जाता है थोड़ा। तो उसी के करके बाहर जाने का प्लान था। पहला ऑप्शन हमने US देखा था, पर US भाई बजट से बाहर था, और एक इमिग्रेशन के भी कंसर्न्स थे कि कब जाके ग्रीन कार्ड मिलेगा, ग्रीन कार्ड यहाँ का जैसे PR, वहाँ का ग्रीन कार्ड कब पक्के होंगे, और मेडिकल का भी था, थोड़ा महंगा होता है। दूसरा ऑप्शन भाई ऑस्ट्रेलिया देखा था हमने। ऑस्ट्रेलिया में कोई जानकार नहीं थे, पर वैसे ही जाने का बन रहा था। ओके। और फिर पापा के एक स्कूल फ्रेंड थे कनाडा में, वेल सेटल्ड, तो वो इंडिया आए। उनके जो बेटे हैं वो 3rd ईयर में कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यहीं भेज दो, उन्हीं के साथ रह लेगा, उन्हीं के साथ सारा सीख लेगा, कर लेगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा दोनों का। क्या उम्र थी उस वक्त तुम्हारी? भाई जब वो अंकल मिले जब तो मैं 16 साल का था। अच्छा। और जब मैं यहाँ पे आया, लैंड हुआ, तो मैं 17 साल का था। क्या फीलिंग होती है उस वक्त एक 16-17 साल के बच्चे को कि मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा? भाई जैसे ही वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे पेरेंट्स छोड़ के चले गए थे, तो फिर सुनसा हो गया था, कुछ फील नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बस ये था कि अब टिकट स्कैन करानी है, अब फ्लाइट में बैठना, अब उतरना, जो हो रहा था, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। नहीं नहीं, अच्छा है कि अर्ली स्टेज में जो एक्सपोजर मिलता है उसमें देखो दो चीज़ें होती हैं। या तो बच्चा जब छोटा है, 16-17 साल का है, उसके पास बहुत ज़्यादा रिसर्च करने को नहीं होता, तो वो जल्दी से सेटल हो जाता है। और एक फेज ऐसा आता है जो 30 के बाद माइग्रेट करते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, उनके पास इतनी सारी चीज़ें होती है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इट वाज गुड कि अर्ली फेज में। पर तुमने ग्रेजुएशन कर ली थी उस वक्त या नहीं? मैं 12th फिनिश करके आया था भाई। 12th फिनिश करके मैंने आइल्स का दिया था एग्ज़ाम। तो अगर आप 12th के बाद आते हो तो आपको आइल्स चाहिए होता है, और आपकी 12th की 9th से लेकर 12th की मार्कशीट लगती है। मेन फोकस उनका 12th पे होता है। अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज में आते हो, अगर कोई अच्छा भी कॉलेज है, तो आपको 55% से ऊपर अगर आप 12th में स्कोर कर रहे हो तो कंसिडर कर लेते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में 70 एंड अबव है। तो जैसे मैं भाई एवरेज स्टूडेंट था, 78% थे 12th में, तो मेरी बात बन गई थी। ग्रेजुएशन भी यहीं ओटावा में ही करने आए थे? हाँ, यहीं पे भाई कार्ल्टन में मैंने अपनी बैचलर्स करी सॉफ्टवेयर में। तो बैचलर और मास्टर्स? मास्टर्स नहीं करी मैंने भाई। बैचलर्स किया वो कार्ल्टन से किया? कार्ल्टन और वो से कंप्यूटर साइंस में? कंप्यूटर साइंस मेरी डिग्री का नाम है भाई, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। वहाँ जैसे बीटेक होती है, यहाँ BCS बोलते हैं उसे। और उसमें फिर आप स्ट्रीम चूज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेम डेवलपमेंट। वो आपकी लास्ट ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं आपके स्ट्रीम के हिसाब से। और फिर साथ में आपको इलेक्टिव्स लेने होते हैं, जैसे साइकोलॉजी या कुछ भी, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, 2-2 कोर्स आप लेते रहो हर सेमेस्टर। तो यानी कि आपको पहले से ही आपकी जो स्ट्रीम है वो स्पेसिफाई नहीं करनी, वो लास्ट में आके आप सब्जेक्ट चूज करके कर सकते हो? दोनों ऑप्शन है भाई आपके पास। अगर आपने पहले स्पेसिफाई भी कर दी ना, तो आप अपने 4th ईयर में आने से पहले चेंज कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, विदाउट एनी, मतलब आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा कि आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हो तो और थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, साल वेस्ट हो गया, वो नहीं है अगर आप लास्ट ईयर से पहले कर रहे हो तो। ओके। अच्छा, एक क्विकली इस बात पे आंसर कर दो कि ओटावा क्यों चूज किया? ओटावा भाई, वही मुझे कनाडा का कोई अंदाजा नहीं था। मैंने ओटावा नाम सुना भी नहीं था जब तक वो अंकल ने बताया नहीं कि उनका बेटा यहाँ पढ़ रहा है। तो ओटावा मुझे तो बोलना भी नहीं आता था, मैं तो भाई ओटावा बोलता था। यहाँ आके पता चला ओटावा बोलते हैं। काफी लोगों को तो इंडिया में यही लगता है कि कनाडा की राजधानी टोरंटो है। टोरंटो ही सुना है भाई, टोरंटो या मॉन्ट्रियल, उसके अलावा कोई शहर सुना ही नहीं था। तो फिर ओटावा काइंड ऑफ वो जो फ्रेंड थे उनके इन्फ्लुएंस से? उनके से फिर मेरे एक नाना है, वो टोरंटो रहते हैं, कजन नाना है। मेरी मौसी है, वो वैंकूवर रहती हैं पहले से ही। अच्छा। तो थोड़ा ये था कि मतलब यहाँ पे लोग हैं, फैमिली बैकग्राउंड था हाँ, बीच में। और जैसे बुआ US में, तो यही था बैक ऑफ दैट कि कुछ भी हो तो वो लोग आ सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कि मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे अगर कुछ हो जाता तो। चलो, गुड गुड। देखो, अपने पास एक लंबी जर्नी है तुम्हारे स्टूडेंट से। मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में ही बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। ओटावा पहुंचने से पहले ही तुम्हारे पास कुछ स्टोरीज थी।
बट इसको हम लोग इस स्पेस में लेके जाएंगे कि ओटावा तुम पहुँचे, तुमने एजुकेशन की, उस एजुकेशन के साथ साथ जो जो तुमने किया ना वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है, कहीं ना कहीं मुझे फैंसी लगती हैं वो चीज़ें, उसके बारे में क्विकली बात करेंगे। उससे पहले मुझे ये बताना कि जब तुमने ओटावा इनिशियली पहुँचे थे तो इनिशियली 1 मंथ में एज ए स्टूडेंट, क्योंकि याद होगा तुम्हें, क्या स्ट्रगल आई थी कि पहले 1 महीने के अंदर क्या चीज़ें हैं ऐसी जो भाई तुम्हें याद हो? पहला महीना तो जैसे 17 साल का था तो मतलब कहने को आप डरावना भी कह सकते हो, पर वो इतना डर नहीं लग रहा था, बस मतलब ये था अजीब सा था। अब जैसे वो अंकल छोड़ने आ गए थे मुझे, मैं आ गया था अगस्त 21 याद है मुझे, टोरंटो लैंड हुआ था, आगे कनेक्टिंग फ्लाइट थी ओटावा की, तो उन्होंने कहा कि तू टोरंटो रुक जा, मैं जाऊंगा अपने बेटे को पिक करके लेके आऊंगा, वो हफ्ते के लिए आएगा, उस टाइम समर ब्रेक होता है और तू वहाँ रह लियो। ओके। तो वहाँ उतरा, वो ड्राइव करके वहाँ लेके, ड्राइव तक सब ठीक था भाई, फॉल शुरू होने वाला था, पत्ते बढ़िया लग रहे थे, सब अच्छा था। आके फिर उनके बेटे ने मुझे एक बस पास दे दिया कि ये बस पास तू यूज़ कर ले, तेरा सेमेस्टर शुरू होने के साथ एक्टिवेट होगा। मैंने ये समर सेमेस्टर लिया होता तो मेरा चल रहा है, और इससे तू शहर में कहीं पे भी जा सकता है, यूनिवर्सिटी देती है, फीस में इंक्लूडेड है। तो उसने मुझे बताया कि गूगल मैप पे देख लियो, यहाँ से ये बस, यहाँ से ये बस, और ट्रांजिट ऐप में देख लियो कितनी देर में आ रही है। भाई मैंने यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपनी जो आईडी वाईडी बनवानी होती है उसके लिए मैप में देखा तो लिखा था 111 लेनी है आपको, घर से बाहर ही बस आती थी। अच्छा। भाई 111 दोनों तरफ जाती है, एक जाती है उल्टी तरफ और एक जाती है सीधी तरफ। मुझे ये नहीं पता था कि कौन सी लेनी है, मुझे लगा था एक ही बस है, तो मैं उल्टी वाले में बैठ गया गलती से। तो जितनी देर उसमें लिखी थी कि इतनी देर में तुम पहुंच जाओगे, मैं भाई कहीं ऐसी जगह पहुंच गया मेरे पहचान में नहीं आ रही। फिर मैं उतरा, फिर मैंने इधर उधर देखा, फिर मैं बात करी लोगों से, तो बोले कि भाई दूसरी साइड से ले ले। दूसरी साइड से लेके हम बिलिंग्स ब्रिज पहुंचे भाई, वहाँ सारी बस खाली हो गई थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी आखिरी स्टेशन है, सारी बस खाली होगी, वो बस अड्डे जैसा लग रहा था, मैं इसके आगे बस नहीं जाएगी, मैं गलत चला जाऊंगा फिर से कहीं। मैं उतर गया भाई, बिलिंग्स ब्रिज से मैं 20 मिनट वॉक करके जैसे तैसे यूनिवर्सिटी पहुंचा, आईडी बनवाई, वहाँ मुझे 1-2 इंडियन दिखे, फिर मैं उनके साथ ही हो गया। मैं भाई जहाँ जाओ साथ ले जाओ। ये बस की स्टोरी मेरे ख्याल से ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ है, क्योंकि यहाँ जो डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। शायद नंबर सेम रहते हैं कि नंबर सेम होते हैं, और जो आपका लास्ट स्टॉप है ना वो लिखा होता है, जैसे 111 कार्ल्टन लेनी थी मुझे, मैंने 111 बेस लाइन ले ली, तो मैं बेस लाइन पहुंच गया कार्ल्टन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चली गई वो चीज़ें। तो स्टार्टिंग में जब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो स्टडी स्मूथ थी, क्योंकि तुमने जैसे बताया कि तुम एवरेज बच्चे थे, तो तुम्हारे दिमाग में क्या था कि यहाँ पढ़ाई करनी है या एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर चलना है? भाई पढ़ाई तो देखो जरूरी है, जब हम डोमेस्टिक स्टूडेंट से 3 या 4 गुना फीस पे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा होता है, घर वालों ने जैसे तैसे मेहनत करके भेज दिया, तो प्रेशर होता है कि जो चीज़ करना है वो तो मिस आप कर ही नहीं सकते किसी भी चांस में, सब कुछ उसी पे है। तो पढ़ाई तो करनी थी, पर भाई अगेन एवरेज था, कंप्यूटर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जॉब सिक्योरिटी के लिए घर वालों ने करा दिया। ऐसा भी नहीं था भाई कि मेरा किसी और फील्ड में इंटरेस्ट था, मुझे समझ ही नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैंने भी ज़्यादा बोला नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग में चीज़ें अपने फ्लो में चली, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्लान नहीं किया। तो तुम्हारी पहली जॉब तुमने क्या पढ़ाई के साथ स्टार्ट कर ली थी, पार्ट टाइम जॉब? पढ़ाई के साथ नहीं शुरू करी थी मैंने शुरू में। मैं सितंबर में अगस्त में आ गया था, तो मैंने 2-3 महीना, जैसे आप जीआईसी कराते हो वो जरूरी होती है, तो हर महीने उसका आपको पे आउट आता रहता है, आप जो 10,000 डालते हो 600 देते रहते हैं। उस टाइम रेंट भी इतना ज़्यादा नहीं था, और उससे मेरे 1-2 महीने स्मूथली निकल गए थे। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया, तो उसका भी नहीं पता था भाई कैसे करना है क्या नहीं, रेज्यूमे के प्रिंट आउट्स लेके इधर उधर जहाँ दिख रहा है वहाँ दे देता था, कहीं से कुछ नहीं आया। फिर पता लगा कि स्टोर में या जहाँ भी जाओ रेस्टोरेंट में, वहाँ मैनेजर को पूछो और मैनेजर के हाथ में दो, अगर आप एम्प्लॉयज़ को दोगे तो हो सकता है आपका रेज्यूमे ना पहुंचे ही ना मैनेजर के पास, जो हायरिंग मैनेजर है उसके पास। तो भाई एक मेरा फ्रेंड था साउथ इंडियन, उसको सबवे से ऑफर आया था, लेकिन उसे साथ साथ वॉलमार्ट से भी आ गया था, तो उसने वॉलमार्ट ले लिया और वो सबवे मुझे ले गया कि मेरी जगह ये काम कर सकता है। तो भाई लकीली वो सबवे वाला ओनर मान गया, उसने रख लिया मुझे। तो वहाँ मुझे वो वीकली 8 घंटे देता था, और उस टाइम मिनिमम थी $11.80। ये कौन सी ईयर की बात है? ये 2017 की है भाई, अक्टूबर नवंबर के आसपास बात है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो पहली जॉब तुमने लैंड की वो सबवे की थी, कितने टाइम तक चली वो जॉब? वो चली भाई मैंने शुरू की थी नवंबर, अक्टूबर क्लियर सा याद नहीं है, और वो चली थी, मेरा दूसरा सेमेस्टर एंड हुआ था मार्च अप्रैल,
उस टाइम तक चली थी, मतलब मेरा पहला समर आने से पहले आई थिंक अप्रैल तक मैंने वो करा था। वो भी भाई बहुत मतलब परेशानी वाली जॉब थी। जो ओनर था, ऐसे छोटी मोटी फ्रेंचाइज होती हैं तो वो वर्कर कम रखते हैं और पूरा एक्सप्लॉइट करते हैं कि एक ही वर्कर से मैं सब कुछ करा लूँ। एग्जैक्टली। तो वो बहुत परेशान करता था। फिर मुझे पता चला कि भाई इससे थोड़ा सा इजी हो सकता है जॉब। सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस होता है, वो बनवा लो और फिर आप सिक्योरिटी की जॉब्स पे अगर आपको ठीक ठाक मिल जाती है, आप अपना लैपटॉप लेके असाइनमेंट्स कर सकते हो, पढ़ सकते हो। या स्मार्ट मूव। तो फिर लाइसेंस लिया तुमने। अच्छा, ये जब जॉब चल रही थी तुम्हारी, उस वक्त घर की याद आती थी? घर की तो भाई सारा टाइम आती थी, घर की तो अब भी आती है। नहीं वो तो है, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं स्टूडेंट था ना, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैंने यूनाइटेड किंगडम से अपनी स्टडी की हाँ थी। जी भाई। तो तब मैं 21-22 साल का था, तुमसे तो उस वक्त भी बड़ा था, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया था, तो मैंने 21 साल में मूव किया था वहाँ पे। तो जब वो पहली जॉब स्टार्ट करता है ना कोई, मैंने अपनी लाइफ में एक ही जॉब की है आज तक, वो वही थी। उसके बाद मैंने अपने काम वाम स्टार्ट कर दिए थे। तो जब वो जॉब पे गया था ना, तब जो घर की आती ना, वो ज़्यादा ही आती थी कुछ। मुश्किल तो होता है भाई। मुझे याद है, मैं बस में जाता था ना तो वो परेशान तो करता था। फ्रेंचाइज ओनर मैं घर पे नहीं बताता था, घर वाले परेशान होंगे, कहेंगे छोड़ दे ये वो। पहले ही भाई वो इतना कर रहे थे तो मैं दबा लेता था बातें। तो मैं भाई मोटिवेशनल गाने सुनते हुए जाता था बस में कि कौन से गाने, एक दो गाना याद है कोई? याद है भाई, जैसे एक आधे पंजाबी गाने थे, मुझे पंजाबी पसंद है, वो सुनता था। बीट वाले। हाँ मतलब जो आपको ऐसे कहते कि हाँ नहीं रुकना नहीं है, लड़ना है अपना पूरा, जैसे तैसे खत्म करके आना है आगे। भाई थक के चूर हो गया आता था, अपना जो फ्रोजन था गर्म करके खा लिया, सो गया। बनाने की हिम्मत नहीं होती थी अकेले। तो अगर आप ऐसी जॉब कर रहे हो जिसमें आपको फिजिकली मेंटली एग्जॉस्टिंग है, तो और साथ में आप 5 कोर्स ले रहे हो, जैसे यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट होती है पर सेमेस्टर, बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके। कोई ऐसी स्टोरी याद है जिससे कभी लगा हो कि बिल्कुल यूं टूटा सा महसूस हो जाता है कभी? भाई बहुत सारी हैं। एक सबवे की आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद सिक्योरिटी वाली भी बता दूंगा। सबवे पे भाई इंस्पेक्शन होनी थी, सबवे वाले आ रहे थे और उसने मेरे अलावा किसी को स्केड्यूल ही नहीं करा ओनर ने। अच्छा। तो जब जब कस्टमर्स आ रहे थे मैं सारा वो भी कर रहा था, और भाई पूरा सबवे ऊपर से नीचे कोना साफ करा भाई मैंने। फ्रीजर के अंदर आधा घंटा जहाँ -20 होता है वहाँ पे बिना जैकेट के उसने करवाया कि कोई बात नहीं जल्दी कर ले, वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ। तो ये तो भाई यहाँ की थी। तो इसमें कनेक्ट होता है ना कई बार कि इंडिया में जब घर पे पानी की बोतल भर के फ्रिज में रखने के लिए एक गर्मी के सीज़न के अंदर बड़ा एक स्ट्रगल चलता है। माँ बोलती है कि बेटा पानी की बोतल, तो हम इग्नोर कर देते हैं उस बात को। और जब यहाँ पे आके ये सब चीज़ें रिपीट हो रही होती है, बड़ी कनेक्टिंग फील होती हैं चीज़ें। आपको वहाँ रहते हुए नहीं फील होता कि आपकी लाइफ में काफ़ी लग्जरी है। जब आप यहाँ आके खुद से सेटअप करने की कोशिश करते हो तो पता लगता है कि कितनी लग्जरी लाइफ चल रही थी आपकी। क्या लगता है, जरूरी है ये स्टूडेंट की लाइफ में हर किसी की, या फिर ज़्यादा ओवरबर्डन है ये सब चीज़ें? भाई जैसे मेरे को वहाँ इतनी वैल्यू नहीं थी पैसे की, मैं पीछे पड़ा रहता था घर वालों के, ये दिला दो वो दिला दो। यहाँ आके जब जैसे साफ करके सब कुछ करके जितने भी कमाए उससे पता लग गया कि कैसे मिलते हैं पैसे। देखो एक बात तो इससे बिल्कुल क्लियर है, मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, जो भी नए स्टूडेंट स्पेसिफिकली जो अभी आ रहे हैं कनाडा के अंदर, एक बात को तो दिमाग में ठान लेना कि एक स्ट्रगल होता है स्टूडेंट की लाइफ के अंदर। आप नेवर मैटर आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, अच्छी रिच बैकग्राउंड से आ रहे हो या एवरेज बैकग्राउंड से आ रहे हो, वो स्ट्रगल कभी ना कभी आपको करना पड़ेगा। वो या तो इनिशियल फेज़ में हो जाएगा तो ठीक है, अगर इनिशियल फेज़ में आप बच गए ना तो आप उसको फिर बाद में करोगे, पर करोगे पक्का, ये ज़रूर है कि उसको आप ज़रूर करने वाले हो। बात है भाई। अच्छा, ये जो स्टूडेंट लाइफ में ही एक यूनियन, एक एसोसिएशन है जिसके पार्ट तुम रहे हो, कुछ बताओगे उसके बारे में? क्या है वो एसोसिएशन और अभी भी चल रही है, या वो क्या कर रही है वो एसोसिएशन? जब से छोटा था भाई, जब से आदत थी, खेलते थे ना, तब भी हमारे गलियों में ग्रुप बने हुए थे। जैसे एक हमारी गली का ग्रुप था, एक पिछले का था, तो मैंने अपनी गली का तैयार करा था। वो मजाक मजाक में लीडर बोलते, सारी ये चीज़ें थी। जब मैं सोचता था ऐसे ही, मतलब मेरा दिमाग ख्याली पुलाव बहुत बनते थे कि कभी बाहर जाऊंगा, वहाँ पार्टियाँ कराऊंगा, एसोसिएशन होगी वो। जब मैं भाई उसको ऐसे ही मजाक में इमेजिनेशन की तरह, सपने की तरह सोचता था, मैं 1% भी नहीं सोचा था कि मुझे ये नहीं था कि मैं बाहर जाऊंगा। जब मैं 7th-8th में था, जब की बात है, यहाँ आया भाई, तो यहाँ पहली दिवाली पे मुझे पता नहीं था क्या करना था। पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ लाइफ में कि दिवाली पे नहीं है कुछ करने को। छोटा सा कमरा है, उसमें बैठा हुआ हूँ, पर फिर दोस्तों के मैसेज आए कि भाई शायद गुरुद्वारे में वो कराते हैं। मंदिर का नहीं पता था मुझे यहाँ कोई मंदिर होता है या नहीं। तो वो दोस्तों के साथ इंडियन एथनिक ड्रेस मम्मी ने भिजवाई थी साथ में कि बेटा कहीं जाए तो पहन लियो।
गुड। वो पहन के गए गुरुद्वारे में, वहाँ 1-2 फुलझड़ी जलाई, थोड़ा बहुत खाया पिया, तो थोड़ा बेटर लगा। पर भाई फिर वो ऐसे था कि मतलब ये तो हम मजबूरी में, एक सेलिब्रेशन हो रही है उसमें चले गए, कोई अपनापन ऑप्शन सा नहीं था। है और जाने, इसमें यही ऑप्शन है जाने के लिए, राइट? फिर मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए भाई, पर कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से कैसे करें, अभी तो अपनी लाइफ नहीं सेट हो रही और क्या करें। तो मुझे एक मास्टर्स की स्टूडेंट थी अनीशा, उन्होंने पता नहीं फेसबुक पे या कहाँ से देखा, मैं भी यहीं पढ़ता हूँ, नहीं एक्चुअल में भाई एक ओरिएंटेशन कराई थी कार्ल्टन में, एक डिपार्टमेंट है रिसर्च इंटरनेशनल, और उसके अंडर एक वो है सेंटर, कनाडा इंडिया सेंटर फॉर एक्सेलेंस, दैट्स करेक्ट, या वो कार्ल्टन और इंडियन हाई कमीशन का जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो उनका गोल है इंडो कैनेडियन रिलेशंस को मजबूत करना और इंडिया वाले लोगों की ग्रोथ कराना। और यहाँ की जैसे उनके 1-2 प्रोग्राम्स होते हैं, इंडिया से यहाँ लोग आ जाते हैं शॉर्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, 1-2 महीने के लिए स्किल वो करने के लिए, यहाँ से वो एंटरप्रेन्योर्स को वहाँ जाके सेटअप कराते हैं। तो उनका मैंडेट ये भी था कि स्टूडेंट्स की हेल्प करें, तो उन्होंने ओरिएंटेशन कराई थी नए बच्चों की। तो वहाँ मैं आया हुआ था, मैं गया था तो मेरे 5-7 दोस्त बन गए थे, उनके साथ गया था। तो वहाँ उन्होंने देखा था कि हमारा ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप आया था, तो ये हनीशा भी थी, ये उनके साथ शुरू से टच में थी कि कुछ करना है सेंटर वालों के साथ। तो उन्होंने कहा कि उस लड़के से बात करो, उसका काफ़ी ग्रुप था, एक्टिव लग रहा है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे बुलाया। उनका विजन था कि भाई हम टैक्स कैसे फाइल होता है वो सिखाएं बच्चों को, हम ग्रोसरी वगैरह बताएं नए बच्चों को कहाँ से लेना है, ये सब मतलब वो आपको ज्ञान की बातें दे रही थी सारी। तो मुझे पता था कि मैं जब भी कोई चीज़ करने की सोचता हूँ, मैं अपनी पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि अगर मेरे को वो ऑफर हो तो मेरा क्या रिएक्शन मैं होगा, टेक पार्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। हाँ। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं देखो आइडिया आपका अच्छा है, इंटेंशन बहुत अच्छी है, पर एज अ स्टूडेंट मैं मतलब इतना पहले बिजी हूँ, मुझे टैक्स पता नहीं साल बाद भरना है, मैं अभी क्यों आऊँगा आपके पास वहाँ आके बैठूंगा। मैं अगर आपको शुरू करना है ना, तो पहले आपको एक ऑडियंस चाहिए जो आपके साथ जुड़ी हुई है, मेक सेंस। उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उन्हें पसंद है। तो हमने मिलके भाई पहले एक एसोसिएशन रजिस्टर करी, कैनेडियन एसोसिएशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, कैसी। और उसके उस टाइम कोई प्रेसिडेंट नहीं, कुछ नहीं, हम सब मेंबर्स थे, सब बराबर था। तो हमने पहले मीट एंड ग्रीट सेशन कराया कार्ल्टन के छोटे से ही रूम में। उसमें हमने फ्री कॉफ़ी, फ्री बेगल, खाना वाना रखा, और जैसे ही वही फेसबुक वगैरह पे शेयर करा ग्रुप्स में। तो हमारे जैसे नए जो काफ़ी परेशान बच्चे थे बहुत सारे आ गए थे भाई, 20-30 आ गए थे, हमें 4 की भी उम्मीद नहीं थी। सही है। तो वहाँ से शुरुआत हुई, फिर फेस्टिवल्स करते करते हमने 600, 700, 800 लोगों के भी इवेंट्स कराए। तो ये एसोसिएशन जो है वो वेबसाइट है या फेसबुक पे ग्रुप बना हुआ है, कैसे है ये? बहुत छोटे लेवल पे शुरू किया था भाई हमने, तो फेसबुक पे ही ग्रुप था। हम मतलब सिर्फ फेसबुक पे ही करते थे, हमारा तो इंस्टाग्राम भी मेरे ख्याल कोविड के टाइम हमने बनाया था, इंस्टाग्राम भी नहीं था उस टाइम। थोड़ा शिफ्ट हुआ फेसबुक से इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट का लोगों का, उस टाइम फेसबुक ज़्यादा एक्टिव था। हमने फेसबुक पे पेज बनाया था, वहीं से शुरू किया था, वहीं सारे इवेंट लॉन्च करते थे। सही है। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इफ़ यू वांट टू सी, और उस पेज को आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन डू दैट। तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है अब, क्योंकि इस पर्टिकुलर एसोसिएशन के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि तुम कैसे कनेक्ट हो इससे, बट इट्स नाइस टू नो कि तुमने ही स्टार्टअप लिया था इसका एज ए जॉइंट वेंचर। तो ये एसोसिएशन क्या बेस बनी तुम्हारा देसी ट्रूप तक पहुंचने का, क्योंकि वो उसमें भी इवेंट का काम ज़्यादा होता है जितना मैं समझ पाया हूँ। इसमें हमारा क्या था भाई कि 2 पार्ट पे काम करते थे। अच्छा, इस पे आगे बढ़े उससे पहले क्विकली ये बता दो कि देसी ट्रूप ने कब स्टार्ट किया था? स्टूडेंट लाइन में कर दिया था या उसके बाद किया, और स्टूडेंट फेज में किया तो कब किया था वो? देसी ट्रूप भाई मैंने नाम और लोगो 2018 में कैसे शुरू होने के 6 महीने बाद अपना बना के लैपटॉप में सेव कर लिया था। ये नहीं पता था कैसे शुरू होगा, क्या फॉर्मेलिटी है, क्या पेपर वर्क, क्या पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होगा। तो उस टाइम मैंने बना के लैपटॉप में रख लिया था। अब एसोसिएशन वाली बात पे बिल्ड करके मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ कहाँ से शुरू हुआ। तो एसोसिएशन में 2 पार्ट थे हमारे, कि एक तो जो हम ओरिएंटेशन कराते थे नए बच्चों के लिए, उसमें अपने हाई कमिश्नर, एमपी और ये सब आते थे, उन्हें बताते थे यहाँ ग्रोसरी करो, ऐसा वेदर है, कल्चर शॉक, ये वो। तो एक पार्ट वो था जहाँ हम टैक्स और ये इन्फॉर्मेटिव इवेंट्स कराते थे, और एक था जहाँ हम अपना क्राउड कम्युनिटी बड़ी करते थे। जैसे दिवाली की हमने पार्टी करा दी, डीजे रखा, बफे लगाया, वो सब करा। ओके। तो शुरू हुआ था दिवाली से, कार्ल्टन के एक छोटे से हॉल से 20-30 की एक्सपेक्टेड गैदरिंग हमने सोची थी।
120-130 लोग आ गए थे। तो वहाँ से मैं हर बार बड़े नंबर प्रोजेक्ट करता था मीटिंग में कि ये बड़ा वेन्यू ले लो, इतने लोग आ जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। हर कोई मना कर देता था, फिर मैं अपनी पर्सनल गारंटी देता था कि नहीं हुआ तो मैं जैसे तैसे कवर कर दूंगा जो भी एक्सपेंस है। करते करते हम लैंसडाउन पहुँचे। लैंसडाउन में हमने पहली बार होली कराई इंडोर। उसमें 300-400 आदमी थे। रोजर्स टीवी पे आई, टीवी पे इंटरव्यूज आने लग गए भाई हमारे, फिर लोग रीच आउट करने लग गए। उस टाइम पे रिकॉग्निशन आ गई थी। वहाँ से फिर मुझे ये था कि ये तो मैं कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैंने स्किल अच्छी सीख ली है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, जॉब सिक्योरिटी वाला काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे मज़ा आ रहा है। तो उस टाइम पे मैंने 2018 में ही क्या सीखे, 6 महीने बाद ये लोगो और वो बना लिया था। पर मैं अपनी पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब और एसोसिएशन में इतना बिजी था कि टाइम नहीं था मेरे पास और किसी चीज़ का। तो 2019 में मेरा एक दोस्त बना पानीपत से, जतिन। उसने काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी लाइफ इजी हो गई थी। ग्रोसरी साथ करते थे। जतिन रेस्टोरेंट वाला? जतिन नहीं, रेस्टोरेंट तो नहीं, वो दूसरा है। कंफ्यूज कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने आया था। ठीक। इसके भी यहाँ चाचा रहते हैं, वो पुराने टाइम से उनके रेस्टोरेंट, गोल्फ कोर्स वगैरह काफ़ी। तो वो मिला। और एक भाई मेरा इंडिया से, दोस्त तो क्या कह लोगे, जैसे एक हमारा पार्क था, उससे अगला उनका पार्क था, हमारे में राइवलरी क्रिकेट मैच होते थे। तो एक बार उनके साथ खेला था, हमारी पहली बैटिंग आ गई थी, उनको हमने बैटिंग नहीं दी थी, तो फिर लड़ाई झगड़ा करके वो चले गए थे। उसके बाद फिर उसका मैसेज आया कि भाई मैं ऑटवा आ रहा हूँ, ये वो 6-7 साल बाद हम फिर यहाँ कनेक्ट हुए। वो आया तो उसके बाद भाई उसने मेरे आधे काम आसान कर दिए। मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, मैं यार टोस्टर नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, हर चीज़ का उसके पास सॉल्यूशन था। अच्छा। तो मेरे पास आइडियाज़ थे और रफ आइडिया था एग्जीक्यूशन का, और उसके पास एग्जीक्यूशन थी, और अगर कहीं अटक जाते हैं तो उसके सॉल्यूशन थे। तो जब हम कैसी की पीक पे आ गए थे मार्च 2020 में, लॉकडाउन आने से पहले हमने EY सेंटर, जिसकी 4-5 हज़ार की कैपेसिटी, ओंटारियो की सबसे बड़ी होली ऑर्गेनाइज कराई थी। उसमें हमारी 1000-1200 से ऊपर की गैदरिंग थी। अरे वाह, शानदार। तो ये उसी एसोसिएशन में कैसे? एसोसिएशन में ही हो रहा था ये सब। उसके साथ साथ मैंने फिर सोचा कि मैं, क्योंकि थोड़े बहुत इवेंट्स होते थे जो कमर्शियल थे इंडियन, पर इतने नहीं थे और मुझे वो पसंद नहीं आ रहे थे जिस तरीके से वो करा रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं थोड़ा इम्प्रूव करने की, थोड़ा बेटर डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने अंशुमन के साथ वो फॉर्म रजिस्टर करी, जनरल पार्टनरशिप, घर पे ही ओंटारियो में। उसके बाद हमने अपना पहला इवेंट डॉज लेक पे जो पैटियो है उधर इंडोर रखा, बुकिंग होगी, सब कुछ हो गया, देसी ट्रूप रजिस्टर हो गया, पेज बन गया, प्रमोशन शुरू हो गए। EY वाली होली की रात हम 15 मिनट रूम में गए, जो हमें अवेलेबल था, लैपटॉप लेके आए हुए थे, हमने अपना देसी ट्रूप वाला इवेंट लॉन्च करा, अनाउंसमेंट करी। 2 दिन बाद न्यूज़ आ गई कि लॉकडाउन है, सब बंद है, सब कुछ वहीं पे रुक गया था। हमने रात को इवेंट लॉन्च करा था, सुबह हमारी 74 टिकट्स बिकी हुई थी भाई। कोई ठिकाना नहीं था खुशी का, समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा, क्या होगा। पर 2 दिन बाद भाई सब बंद हो गया। वहाँ किक फुल स्टॉप हो गया था, बड़ा ख़राब सा लगा था। पर लकीली हमारा जो घर था उसमें हम सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, तो हमारा लॉकडाउन काफ़ी अच्छा निकल रहा था, तो इतना माइंड नहीं किया हमने फिर दोबारा काशी पे फोकस करा कि हम तो ठीक रह रहे हैं, पर लॉकडाउन में काफ़ी बच्चे डिप्रेस हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो हमने ऑनलाइन शुरू करा, वो चल ही रहा था साथ साथ। बस हमने एक रूल रखा था कि जो भी प्रेसिडेंट होगा वो 1 साल ही रहेगा, बेशक फाउंडर ही हो। तो जैसे मैं फाउंडर था, मैंने 1 साल अपना प्रेसिडेंट वाला करा और फिर मैं हट गया। तो मेरे से जो जूनियर थे वो आए, तो मैं फिर एक सपोर्टिंग रोल में आ गया था। तो फिर मैंने, वो भी रुक गए थे, उन्हें दोबारा जाके गाइड करा कि तुम वर्चुअल ये करो। हमने इंडियन हाई कमीशन के साथ मिलकर एक हेल्पलाइन शुरू करी कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी उसमें फंसा हुआ है, तुम हमें रीच करो, हम फिल्टर करके हाई कमीशन तक पहुंचाएंगे मैसेज, क्योंकि उनकी भी वो भर जाती थी, लाइन्स होती थी, तो उन्होंने हमें करने के लिए बोला था। फिर एक और हमने ग्रुप बनाया था, जैसे कैसी कार्ल्टन में एसोसिएशन थी, ऐसे पूरे कनाडा में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर में जो मेजर एसोसिएशन है उनको हमने जैसे तैसे इकट्ठा करा। ये भी हाई कमीशन के लिए किया हमने, एक ग्रुप में डाला, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमें सब रिपोर्ट करते थे कि उन्हें क्या इश्यूज़ है, क्या नहीं है, और हम आगे हाई कमीशन में डालते थे। तो लॉकडाउन में हमने सारा इसी चीज़ पे फोकस करा था। देसी ट्रूप पे ब्रेक आ गए थे, पता ही नहीं था कब होगा, क्या होगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। एक लड़का रोहतक से चला था जिसको आइडिया ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, क्या स्टडी करने जा रहा है, और धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट होती गई, एसोसिएशन की फॉर्मेशन हुई, आपने
पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की, वो देसी ट्रूप की तरफ निकल गया, हाई कमीशन से के साथ मिलके कम्युनिटी की हेल्प स्टार्ट होगी, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा सेटअप बन गया था इन सब चीज़ों का। अच्छा चल रहा था भाई सब। मतलब मेरी जॉब्स भी इम्प्रूव हो रही थी, वो हम अब अलग डिस्कस करते हैं। मुझे लग रहा है कि हर एक चीज़ के तुम्हारे पास इतनी ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं, और इस पॉडकास्ट को अपने को थोड़ा सा पेस पकड़ना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि हमें एपिसोड 2 की भी जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। पर एनीवेज, तो देसी ट्रूप बताया आपने कि वो कोविड में आके एक बार ब्रेक लगा लग गया था। और भाई कोविड का लॉकडाउन ओंटारियो में सबसे बड़ा लॉकडाउन था वर्ल्ड वाइड, सबको पता है। इमरजेंसी भी घोषित की थी यहाँ तो। बहुत बुरा हाल था भाई, State of बहुत emergency। मुश्किल हो गया था। और मेरे लिए एक, मैं बस थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता हूँ, डिटेल हम जॉब वाली बात में करेंगे। मुझे कोऑप ऑफर हो गई थी बहुत बढ़िया, लेकिन मेरा परमिट रुका हुआ था। ओके, और वो यहाँ फंस गया हुआ कोविड में। हाँ, प्रोसेसिंग बंद थी, बायोमेट्रिक सेंटर बंद थे, बायोमेट्रिक्स देने थे। नहीं होता तो भाई वो मेरी ऐसी थी कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, ओके, जो मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी, वो निकल जाती। तो मैंने कभी भाई डिप्रेशन फील नहीं करा, मुझे पता नहीं कैसा होता है, क्या होता है। पर उस टाइम पे ना, मैं परमिट के वेट में मेरा उठने का मन नहीं करता था, कुछ करने का मन नहीं करता था। पर वो साथ ऐसा बना हुआ था कि हम उठते थे सारे, केले खाते, दूध पीते थे, पीछे क्रिकेट खेलते थे ग्राउंड में, हमारे घर के पीछे पार्क था, वीडियो गेम खेलते थे। एक बहुत अच्छी आदत थी हमारी सबकी कि हम शाम को सारे के सारे 6 लड़के थे, 6 बेडरूम का घर था वो, सारे रनिंग करने जाते थे शाम को। हमारे घर के पास ही ये वाला अपना हॉक्सबैक फॉल था और उस पर ट्रेल है। तो हम हॉक्सबैक से डाउस लेक, मतलब ये मान लो कि 7-8 किलोमीटर की हम रोज रनिंग करके आते थे। तो उस टाइम पे दिमाग शांत हो जाता था। उसके साथ साथ फिर मैंने घर पे वर्कआउट करना करा। सुबह में वर्कआउट करता था घर पे, शाम को रनिंग, और दिन में मैं IRCC में फ़ोन करता रहता था इमिग्रेशन वालों में कि क्या चल रहा है। करते कराते परमिट आ गया था, सब कुछ हो गया था। पर बैक टू ओरिजिनल स्टोरी, देसी ट्रूप वाला सब रुका ही हुआ था, कोऑप शुरू होगी, सब कुछ हो गया, साल निकल गया, 2021 में आ गए। तो जो मेरा पार्टनर था देसी ट्रूप का, अंशुमन, वो ग्रेजुएट हो गया था अल्गोंकिन कॉलेज से, वो डिप्लोमा कर रहा था। उसने बहुत जॉब्स ट्राई करी, लॉकडाउन में बहुत बुरा हाल था उसकी फील्ड का। उसने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की थी, उसे कुछ नहीं मिल रहा था। उसकी बड़ी सिस्टर अल्बर्टा में सेट थी, ठीक है, तो उसने वहाँ भी कंसिडर करना शुरू कर दिया। उसका मन तो नहीं था, पर अब जॉब नहीं मिल रही 4-5 महीने, तो उसको वहाँ से ऑफर आ गया भाई। तो उसके साथ मैंने शुरू किया था, तो वो वहाँ मूव हो गया। वो थोड़ा सेटबैक था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर एक हमारा फ्रेंड है भाई करनाल से, उसका रेस्टोरेंट था। हाँ, ये मैं यहाँ कंफ्यूज कर गया उसके साथ, ठीक है। तो उन्हीं के ब्रदर इन लॉ का एक और रेस्टोरेंट था जिसमें थोड़ी स्पेस थी। तो उस टाइम पे थोड़े ग्रे एरिया में थे रूल्स की, कितनी गैदरिंग अलाउड है, क्या अलाउड है, मतलब। तो हमने डर डर के, मैंने, मतलब मेरा दोस्त तो चला गया था वहाँ पे अल्बर्टा, वो कह रहा था कि मैं जब वापस आऊँगा तो मिलके करूँगा, इतने तू संभाल। ठीक है, हमने भाई जहाँ हम 700, 1200, 1400 आदमियों का कराते थे, दोबारा शुरू किया 25 आदमियों के इवेंट से। 25 इकट्ठे करे जैसे तैसे, क्योंकि काशी वाले जो लिंक थे, वो स्टूडेंट्स 2 साल में इधर उधर मूव हो गए थे, इन पर्सन कोई एंगेजमेंट हुई नहीं हमारी। तो मैंने जो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करी थी, सब जीरो हो गई थी। तो मैंने दोबारा देसी ट्रूप वाले पेज पे काम करना शुरू किया, वहाँ एंगेजमेंट लाई, एक्टिव किया, 25-25 आदमियों के 2 इवेंट कराए। वो अच्छे चल रहे थे, लोगों को पसंद आ रहे थे। पर फिर वो रेस्टोरेंट की भी लिमिटेशन आ गई, तो कुछ 50 की लिमिट शायद कुछ थी कोविड में, ऐसा कुछ लिमिट भी थी। और फिर वो उस तरह से बिल्ट नहीं था भाई, वो रेस्टोरेंट था, वो पार्टी हॉल नहीं था, तो वो स्पेस नहीं दे पाते, तोड़ फोड़ हो जाती थी, जैसे ग्लास टूट जाते थे, लोग डांस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो यहाँ कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, और अंडरस्टैंडेबल सी बात थी। तो हम फिर रुक गए। उसके बाद दोबारा मैंने बड़े बड़े इवेंट करे थे, पर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि उस टाइम मेरी 15 बोर्ड मेंबर्स की टीम थी कैसी में। 5 यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा, 5 कार्ल्टन, 5 अल्गोंकिन, तो हर तरफ रीच थी, तो कॉन्फिडेंस होता था सब करते हुए। यहाँ मैं अकेला, किसी से कोई टच नहीं, दोबारा शुरू करना था। ओके, तो मैंने दिसंबर में क्रिसमस पार्टी बुक करी बैंकेट हॉल में, जिसका बहुत ज़्यादा खर्चा था। मैंने कभी भी अकेले अपने पर्सनल एक्सपेंस पे इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाया था। ओके, भाई सब कुछ करा, सब अच्छा जा रहा था, टिकट्स भी सेल हो रही थी। इवेंट से 3 दिन पहले फिर गाइडलाइन आई कि लॉकडाउन लग रहा है। बिल्कुल, सब बंद हो गया भाई। मैंने प्रमोशंस में खर्चा किया था, मैंने वेंडर्स को बुकिंग दी थी, मैंने बैनर बनवाए थे, तो वो पैसे तो मेरे गए थे। पर जिनने टिकट्स ली थी उन्हें हमने 100% रिफंड कर दिया, कि उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने तो सपोर्ट किया, भरोसा दिखाया। तो वो भाई हमने एक्सपेंस लेके फिर बैठ गए।
उसके बाद दोबारा लॉकडाउन हटा, जब आपको बार बार कैंसिलेशन के झटके लग रहे हो ना, तो आपको डर लगने लग जाता है कि क्या होगा। तो हमने एक और बार रिस्क लेके एक अब की बार और बड़ा रिस्क लिया भाई। पिछली बार से सिंगर बुलाया, बहुत फेमस सिंगर जसा ढिल्लो। आप भी आए थे, बिल्कुल, आपने भी मुझे ध्यान सपोर्ट है, स्पॉन्सर बिल्कुल किया ध्यान था, है, तो आप लोगों ने सपोर्ट किया, स्पॉन्सर करा, थोड़ी हमें बैक मिली, तो वो करा भाई। वो इवेंट इतना लाजवाब हुआ कि उसमें 500-600 की गैदरिंग हो गई बिल्कुल थी। वो फैंटास्टिक इवेंट था यार। तो वहाँ से फिर चीज़ें चलती गई। फिर मैंने वैरायटी लानी शुरू कर दी कि क्लब नाइट वापस लेके आए, बोट क्रूज लेके आए, ये सब करते करते काफ़ी ग्रोथ आ आई गई थी इस रिमेम्बर साइड। पाव दरिया का भी इवेंट किया, हाँ, मतलब वो भी बहुत अच्छा था। वो पहले भी आ चुका था, तो वो हमारा रिटर्निंग वो था, उसके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है, वो भी बहुत खुश होता है यहाँ पे आके। एक कॉन्टेक्ट दे देता हूँ सुनने वालों को। पाव दरिया जिसने नाजा नाजा मित्रा नाजा दूर, वो काफ़ी अच्छा। इज फ्रॉम न्यूजीलैंड है? नहीं, वो भाई ऑस्ट्रेलिया के बॉर्न एंड रेज्ड ओके, हैं पंजाबी पंजाबी कम्युनिटी से। कम्युनिटी। उनके जो फादर हैं वो पंजाबी फोक सिंगर हैं, मतलब अच्छा अच्छा, वहाँ तो से उन्हें विरासत हो में गया मिला है था। उनको वो हाँ। गाना। ओके, बहुत अच्छा। तो ये देखो, ये बड़े डॉट्स कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं कि आपकी एसोसिएशन से देसी ट्रूप आया, और इस वक्त आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई थी जब हम 2021 में आ गए हैं उस वक्त? नहीं भाई, 2021 में स्टडी चल रही थी, तो अब थोड़ा स्टडी और जॉब वाला कोप चल रही थी साथ में इस हाँ। वक्त, ठीक है, ठीक तो जैसे हमने सिक्योरिटी वाली जॉब पे छोड़ा था, मैं सिक्योरिटी करता था भाई। सिक्योरिटी की पहली शिफ्ट उस टाइम में डेस्परेशन में सबवे में काम छोड़ दिया था, काम ढूंढ रहा था कहीं पे, सब एजेंसीज में जाके अपना रेज्यूमे देता था। एक एजेंसी ने मुझे हाथों हाथ मैंने रेज्यूमे दिया, बोले तुम्हें 3 घंटे में शिफ्ट करनी है, एक नाइट शिफ्ट। ओके। तो मेरे दोस्त ने जैसे डिस्क्राइब किया था कि नाइट शिफ्ट पे लैपटॉप लेके जाओ, पढ़ाई करो, मूवी देखो, बहुत अच्छा रहता है, तो मैं कर लूँगा। मैंने ओके कर दिया, उन्होंने ड्रेस पकड़ा दी। तो फिर वो रिसेप्शनिस्ट ने अपने गार्ड को बोला, जो डिस्पैच में बैठता है, जो 24 आवर्स गार्ड्स के लिए सपोर्ट पे होता है, शेड्यूलिंग के लिए, कि अगर ये लड़का फ़ोन करेगा तो उसे तुरंत आंसर कर देना। वो साइट बहुत रिस्की है, बहुत डेंजरस है, दूसरे गार्ड वाला हाल नहीं होना चाहिए इसका। ओके। पुलिस भी बहुत लेट उठाती है, उससे पहले हमें उठाना। तो मैंने कहा 1 सेकंड, आप कहाँ भेज रहे हो? तो बोले कि तुम्हारा टास्क है कि तुम एक कम्युनिटी बिल्डिंग में जा रहे हो जो लो इनकम वालों के लिए हाउसिंग होती है, ओके ओके। और वहाँ पे एक इंडिविजुअल ड्रग डीलिंग करता है, और बिल्डिंग वाले उसे एविक्ट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई प्रूफ एविडेंस नहीं है, तो तुम जाके उसकी एक्टिविटीज ऑब्जर्व करोगे नीचे बैठ के, वो क्या क्या करता है, उसके पीछे जाओ, अपनी रिपोर्ट लिखो। भाई मैं 18 साल का मैं था उस टाइम पे, मुझे उन्होंने इस चीज़ के लिए भेज दिया, मैंने घर पे नहीं बताया, मैंने छम से जो टूटा कोई सपना है। तो असाइनमेंट करने गए थे और वहाँ ड्रग डीलर के साथ काम करना पड़ रहा मैं वहाँ भाई अपना फिर भी बैग अपना भर के ले गया। उन्होंने कहा था एक और गार्ड होगा तुम्हारे साथ में, चलो ठीक है। मैं अपने बैग में 3 टाइम के अपने खाने के मील ले गया, ओवरनाइट में जिम भी करता था उस टाइम, तो डाइट ले रहा था, लैपटॉप ले गया कि चलो देखी जाएगी। उस बिल्डिंग में भाई कहीं पे हमारे लिए बैठने की जगह नहीं थी। मैंने फ़ोन करा डिस्पैच में कि हम क्या करें, बोले हमें नहीं पता, देख लो जैसे जो करना। मैं वॉशरूम, बोले तुम्हें वॉशरूम जाना है तो हमें फ़ोन करना, मोबाइल गार्ड है वो लेने आएगा, वो टिम हॉर्टन्स या कॉफ़ी शॉप ले जाएगा वॉशरूम के लिए। भाई उधर कोई बैठने की जगह नहीं, दूसरा गार्ड भी इंडियन था, उसे भी कुछ नहीं पता था। तो हम उस रात बिल्डिंग के स्टेयर केस में बैठे थे, और वो जो इंडिविजुअल था भाई, वो 6.5 फुट का हट्टा कट्टा अफ्रीकन अमेरिकन था, जो ड्रग का काम करता था, राइट? हाँ मतलब आप उसको देख के डर जाओगे। मैं तो भाई 18 साल का था, तो मैं बाहर नहीं निकला भाई। मैंने अपनी सेफ्टी पहले वो करी, मैं अपना स्टेयर केस के दरवाजे के पीछे से लिखता रहा जो भी वो कर रहा था। और फिर अगले 2 दिन भी सेम शिफ्ट शेड्यूल थी, तो दूसरा गार्ड कैंसिल कर गया, वो आया नहीं, मैं अकेले बैठा रहा 2 रात वहाँ पे। यहाँ से शुरू करा, उसके बाद भाई मैंने कहा कि कोई रेगुलर काम दे दो, ओकेजनल शिफ्ट से तो मेरा समर ब्रेक है, मुझे पैसे कमाने होगा नहीं। ये बात अगर घर पे बता देते उस वक्त तो मेरे ख्याल से टिकट करवा देते, वो वापस बुला लेते कि क्या कर रहा है भाई। ये तो चलो टिप ऑफ द आइसबर्ग थी। जो मेरी रेगुलर शिफ्ट लगी वो ग्रोसरी स्टोर था डाउनटाउन में, उसके साइड में होमलेस शेल्टर था जहाँ वो नशे करते थे, सारे उल्टे काम करते थे ओके, और चोरियां करते थे। ओके। तो वहाँ सुबह से शाम भाई सारे यही आते थे। मेरी मंडे टू थर्सडे और फिर सैटरडे संडे शिफ्ट होती थी, दोपहर 12 से रात के 12 बजे। तो इस तरह की लोकेशन पे वो एक्स्ट्रा सैलरी कुछ देते थे, एड ऑन कुछ, क्योंकि रिस्की लोकेशंस हैं? $14 मिनिमम था, $14 वो देते थे। और रिस्क इतना था कि पहली शिफ्ट पे मेरे पास स्टोर मैनेजर आया कि एक होमलेस आदमी नंगा भाग रहा है, कैशियर्स को हरास कर रहा है, तुम जाके डील करो। मुझे क्या गाइडलाइंस थी कि तुम्हें किसी को टच नहीं करना,
रिपोर्ट करना, अपनी रिपोर्ट लिखनी है और हमें एंड ऑफ द शिफ्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है। मैंने स्टोर मैनेजर को समझाने की ट्राई करी कि मेरी ये गाइडलाइन है। बोला मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारी कंपनी को पे कर रहा हूँ, सिचुएशन से डील करो। मैं गया भाई उधर देखने, तो वो आदमी वॉशरूम में घुस गया भाग के। तो मैंने नॉक करा कि चला जा, तो उसने इतना सा दरवाज़ा खोला, उसने एक सिरिंज दिखाई, बोला ये पता किस चीज़ की है? मैं नहीं। बोला इसमें एड्स का इंजेक्शन है। माय गुडनेस। तो मैं पीछे चला गया भाई। फिर मैंने मैनेजर को कहा कि ये जैसे ही मैंने उसे ये बोला भाई, वो खुद अपने ऑफिस में जाकर उसने बंद कर लिया और उसने फिर पुलिस को बुलाया और फिर पुलिस वाले उसे लेके गए। तो इस तरह के लोग वहाँ पे दिन के 5 आते थे। तो मैंने एक समर पूरा वहाँ काम किया। वाह, बड़ी हिम्मत दिखाई यार, पूरा समर काम कर लिया वहाँ। मैं भाई उन्हें हाथ लगाना अलाउड नहीं होता था, पर मैं उन्हें रोक लेता था। चोरियां करते थे, मैं पकड़ के खींच लेता था, क्योंकि नहीं रुका जाता था, नहीं देखा जाता था। गलत था, नहीं करना चाहिए, पर चलो उस टाइम नहीं थी इतनी समझ, में कर लेता था। तो मुझे वही रिपीटेड लोग आते थे। आखिरी के महीने में मेरी रात को 12 बजे बस होती थी, एक ही बस होती थी, और वो 10 मिनट की वॉक पे थी, उनके शेल्टर के बिल्कुल पास से बस जाती थी। तो उन्होंने मुझे आगे बोला कि हमें पता है तो कहाँ से बस में बैठता है और कितने बजे बैठता है। ओह माय गॉड। तो भाई आखिरी का महीना मैं मतलब अपना बस का टाइम देख लेता था कि जब 10 मिनट दूर है वॉक, बस आने में 8 मिनट बचे हैं, तो मैं वहाँ स्टोर से लगातार भागता हुआ जाता था, बस स्टॉप पे जाके रुकता था कि मैं वहाँ रुकूँ और बस आ जाए। तो ऐसे पूरा करा। और फिर भाई इस चीज़ का चलो गलत था, रिस्क था, पर रिवॉर्ड भी था। तो मुझे सिक्योरिटी कंपनी ने डिस्पैच ऑफिस में बुला लिया एज अ डिस्पैचर, शेड्यूलिंग वगैरह के लिए। मैं पहला इंडियन था जो वहाँ पे जाके काम कर रहा था। उससे पहले 35 साल से ऊपर के गोरे लोग वहाँ काम करते थे। तो मैं पहला 18 साल का इंडियन लड़का गया था जो वहाँ बैठ के काम कर रहा था। पार्ट टाइम ही चल रही थी ना? ये मेरा पार्ट टाइम था भाई। ये सिक्योरिटी वाला मैंने समर ब्रेक में किया, और डिस्पैच वाला मैंने 1 महीना में फिर घर गया पैसे कमा के, इंडिया रह के आया। उसके बाद वापस आके मेरी ओवरनाइट शिफ्ट होती थी, फ्राइडे और सैटरडे डिस्पैच ऑफिस में। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती थी, 6 बजे क्लास खत्म होती थी फ्राइडे, और रात को 10 बजे मेरी शिफ्ट शुरू हो जाती थी। तो मैं 6, 6:30, 7 बजे घर आता था, फटाफट खाना बना के पैक करके निकल जाता था कॉफ़ी लेके। सैटरडे दोबारा वही, और फिर संडे मुझे अपना स्लीप साइकिल दोबारा स्कूल वाले उसमें लाना पड़ता था, क्योंकि सुबह 8 बजे क्लास होती थी मंडे। तो मैं ये ओवरनाइट करके फिर मंडे क्लास जाता था। तो मैंने ये आई थिंक 8 महीने तो मैंने ओवरनाइट करा ये वाला काम। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये आपकी जब 2021 का टाइम चल रहा था, जब देसी ट्रूप का भी चल रहा था और आपकी स्टडी का लास्ट का टाइम भी चल रहा था, उसका जब स्टडी कंप्लीट की, तो जो स्टडी तुम कर रहे थे उसकी मेन स्ट्रीम की जॉब तुम्हें स्टडी कंप्लीट करते ही मिल गई थी, या उसमें भी वो कोई मुझे भाई करते ही मिल गई थी, पर उससे पहले जैसे मैंने स्विच किया, मैंने सबवे वाला जो था उधर से कस्टमर एक्सपीरियंस वाली स्किल ली, सिक्योरिटी से सिक्योरिटी वाली स्किल ली। वो दोनों कंबाइन करके मुझे डिस्पैच में मिली। डिस्पैच में दोनों स्किल रिक्वायर्ड थी। डिस्पैच से मुझे थोड़ा मैनेजमेंट सुपरविजन वाली स्किल्स मिली, मैं मैनेज कर रहा था। और फिर जो हमारी एसोसिएशन थी वो कार्ल्टन के एक डिपार्टमेंट से लिंक्ड थी, तो मैंने उधर बात करी समर में कि आपके पास कोई पोजीशन है। तो उन्होंने मेरी एसोसिएशन में मैनेजमेंट स्किल्स देखी थी, तो उन्होंने मुझे एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पोजीशन ऑफर करी कार्ल्टन में। तो मैंने वो करी एक समर। फिर पार्ट टाइम भी मैं पढ़ते हुए वही कर रहा था। यहाँ आके थोड़ी मेरी पार्ट टाइम वाली जो लाइफ का पार्ट है ईजी हो गया था, अच्छा हो गया था। इससे फिर मैंने जब जैसे कोऑप होता है, मेरी डिग्री में कोऑप है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप कर रहे हो किसी कंपनी के साथ अपनी फील्ड की, और वो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। पीआर के टूवर्ड्स नहीं, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है आपका। कभी आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आप शो केस कर सकते हो। तो मैंने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एक समर किया। जब मेरा कोऑप करने का टाइम आया ना, ये भी आपके सेमेस्टर शेड्यूल्ड होते हैं कि इसमें आपको कोऑप करनी है, तो उस टाइम मैंने उनसे बात करी कि देखो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर का भी थोड़ा काम है, और मेरी इंटर्नशिप है, क्या मैं ये काम भी ले लूँ? तो मैं वो काम अच्छे से कर रहा था, तो उन्होंने मुझे वो भी ऑफर कर दिया। वहाँ मैंने कार्ल्टन में ये सॉफ्टवेयर का काम करा। कार्ल्टन अच्छा एम्प्लॉयर है, अच्छा नाम है, लेकिन सॉफ्टवेयर की उसमें इंडस्ट्री में इतना बड़ा नहीं है। तो वहाँ से मैंने फिर और कोऑप जॉब्स अप्लाई करी। फोर्ड मोटर कंपनी है, उसमें मैंने अप्लाई करा इस वाले एक्सपीरियंस के बेस पे, कार्ल्टन वाले के। मेरी सारी जॉब एक के बाद एक कनेक्ट है, मतलब ऐसा मान लो कि ब्लॉक्स बन रहे हैं और आगे वाले पे जा रहे हैं। तो मुझे वो वाली जॉब भाई मिल गई थी। वो ऐसे लगा लो, जो मैं आप शुरू में कह रहा था कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। ऑफर हो गया था, सितंबर से शुरू होना था। मैंने 6-7 महीने पहले कोऑप वर्क परमिट अप्लाई किया था, पर वही लॉकडाउन के चक्कर में आ नहीं रहा था। वो भी भगवान के उससे मेरी सितंबर में शुरू होनी थी,
अगस्त में आ गया था। तो मैंने 4 महीने का टर्म था और मेरे पास 12 महीने की रिक्वायरमेंट थी कोऑप करने की यूनिवर्सिटी की तरफ से। 4 महीने करी, उन्होंने फिर एक्सटेंड कर दिया, काम पसंद आया, 8 महीने हुए, 8 से 12 कर दी। तो उन्होंने मेरा 2 बार एक्सटेंड किया, वहाँ से मैंने फिनिश करी। फिर मेरे 2 सेमेस्टर पढ़ाई के थे। उस टाइम भाई मैंने कार खरीद ली थी एक। तो साथ साथ कोऑप के मैं डिलीवरी जॉब्स भी करता था, ये अपना फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था कि फीस मोस्टली घर से ही आ रही थी कि एक सेमेस्टर की एटलीस्ट मैं खुद से कर लूँ, थोड़ा बहुत मैं अपना पार्ट कर पाऊँ। तो ये डिलीवरी वगैरह करके कोऑप करके 12 महीने डिलीवरी कोऑप बैक टू बैक मैंने एक सेमेस्टर की फीस जोड़ ली थी अपनी, $20,000 कुछ मेरे पास हो गए थे। दैट्स गुड। तो मैंने वो पे किया और फिर जो मेरे 2 सेमेस्टर पढ़ाई के थे तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी कि मैं अपनी कार से डिलीवरी अपने पढ़ाई के स्केड्यूल के हिसाब से कर लेता था। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है लेकिन लाइबिलिटी भी आ जाती है। अब आपको अपने लिविंग एक्सपेंस, रेंट और फूड के साथ साथ कार की इंस्टॉलमेंट और इंश्योरेंस भी पे करनी है। तो वो प्रेशर भी था कि इतने पैसे मुझे कमाने ही कमाने हैं। तो अच्छी बात ये भी थी लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस थी, तो ऑनलाइन क्लासेस और वो डिलीवरी बहुत अच्छे से बैलेंस हो डिलीवरी गया का तो ज़्यादा हो गया था काम शायद लॉकडाउन में लोग। हाँ, घर से मंगाते थे। जैसे ग्रोसरी डिलीवरी की ऐप थी इंस्टाकार्ट, उसमें अच्छी कमाई हो जाती थी, तो वो अच्छा चल रहा था। तो मैंने 2 सेमेस्टर पढ़ाई के अपने ऐसे डिलीवरी के उस पर खर्चे निकाल लिए गाड़ी का और वो करके, और फिर मैं घर चला गया 1 महीने के लिए अपनी डिग्री ख़त्म करके। वहाँ से मैंने अपना रेज्यूमे बनाया, इंडीड पर डाला, और डालते ही भाई मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था। मुझे आधे घंटे में रिक्रूटर का मैसेज आ गया कि एक थैलिस करके कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है साइबर सिक्योरिटी की, वो इंटरेस्टेड हैं, उन्हें एक पोजीशन है ऑटोमेशन इंजीनियर की जो मैंने फोर्ड में करी थी, और आपकी प्रोफाइल मैच हो रही है आपके फोर्ड वाले कोऑप एक्सपीरियंस की वजह से, तो अगर आप परस्यू करना चाहते हो तो इंटरव्यू डायरेक्ट आ जाएगा। तो मैंने इंडिया बैठे बैठे 2 राउंड दिए इंटरव्यू के। ठीक है। नहीं, एक इंडिया बैठ के दिया, वो क्लियर हो गया, और फिर एक इंटरव्यू का राउंड मैंने यहाँ पे वापस आया, मैं जब दिया वो क्लियर हो गया, और मेरी कॉन्वोकेशन थी मेरे वापस आने के 1 हफ्ते बाद। कॉन्वोकेशन से अगले दिन मैं काम पे जाने लग गया। तो कॉन्वोकेशन के तुरंत बाद मेरी फील्ड की जॉब शुरू हो गई थी। ओके, दैट्स गुड। तो इसका मतलब जर्नी ये काफ़ी आगे बढ़ गई है। अब इसको थोड़ा सा हम फास्ट पेज पे ले जाएंगे क्योंकि दिस इज़ द लास्ट फेज, इसमें हम पॉडकास्ट को एंड करेंगे थोड़ी फास्ट उससे स्पीड से। तो आपको यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो एसोसिएशन थी वो स्टार्ट की, वो अच्छी चली, तो वहाँ आपने किसी और ने टेक ओवर कर लिया, प्रेसिडेंट बन गए क्योंकि 1 साल के लिए था। उसके बाद देसी ट्रूप चलता रहा, साथ में आपकी दूसरी जॉब चलती रही, कोप किया, और फिर फुल टाइम जॉब में आ गए स्टडी कंप्लीट। इस टाइम पे देसी ट्रूप भी साथ है, राइट? क्योंकि आज भी देसी ट्रूप चल रहा है। देसी ट्रूप तो साथ ही था फुल टाइम जॉब के, और फुल टाइम जॉब से मुझे एक सपोर्ट भी हो गया था कि मैं फाइनेंशियली थोड़े और रिस्क ले सकता था देसी ट्रूप में। क्विकली 1-2 सेंटेंस में व्हाट इज देसी ट्रूप, क्या करता है देसी ट्रूप, बताओ। देसी ट्रूप इवेंट्स भाई, इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी है। इवेंट ऑर्गेनाइज से लोगों को ध्यान आता है कि ये इवेंट कराते होंगे दूसरों के लिए, जैसे बर्थडे पार्टीज और वो सब, शादी वादी। उस इंडस्ट्री में हम नहीं है, हम भाई अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, क्लब नाइट्स हो गए, कॉन्सर्ट्स हो गए, ये सब हमारा गोल है। मंथली एक क्वालिटी इवेंट डिलीवर करने वाला जिसको लोग आए, अटेंड करें और एंजॉय करें। ओके, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ इस डॉट को भी। अब मुझे एक डॉट कनेक्ट करना है कि जो अभी रिसेंटली यू आर रनिंग देसी ट्रूप, आप अपना फुल टाइम करियर के अंदर हो, और नाउ यू आर ए ओनर ऑफ नाइट क्लब इन ओटावा, कनाडा की जो राजधानी है ओटावा, उसमें एक नाइट क्लब भी ओन कर रहे हो। तो ये स्टोरी कहाँ से बीच में है, क्विकली ये बता सकते हो? भाई जैसे मतलब यही मेरे साथ शुरू से होता रहा। मैंने आपको बताया 8th में मैं सोचता था बाहर जाके वो कराऊंगा पार्टियां वार्टियां, बस वाइल्ड थॉट्स था कि ये कह लो, ये कभी यूं नहीं था कि पूरा हो जाएगा। मुझसे लोग पूछते थे, आपने भी काफ़ी बार पूछा अपनी डिस्कशंस में जब मैं आपसे गाइडेंस के लिए बात करता था कि अगला स्टेप क्या है इस चीज़ का, देसी ट्रूप का। तो मेरा बचपन से ही मन था कि मैं क्लब खोलूँ, उसकी चेन बनाऊँ, आगे लेके जाऊँ। पर भाई जैसे मैं क्लब्स देखता था डाउनटाउन में, मैं बात करता था, हम जैसे क्लब रेंट करते थे, क्योंकि तुम देसी ट्रूप में जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे उसमें कोई ना कोई क्लब को रेंट करना पड़ता था। तो मैं उनसे बात करता था कि क्या रेंट है। तो डाउनटाउन में ही होते हैं सारे क्लब, वही बिजी एरिया, वहीं पे नॉइस के बायलॉ आपको परमिट करते हैं। तो वो कहते थे इसका महीने का 35,000 रेंट है, 40,000 रेंट है। इतने पैसे भाई मैंने कभी सेव नहीं किए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे। और ये तो 1 महीने का, आप कोई बिजनेस खड़ा करने जाते हो, लिकर लाइसेंस मेन चीज़ है इसमें, इस इंडस्ट्री में, तो आपको वो लेने में 1-1.5 साल लग जाता है।
तो वो 35,000 किराया मैं 1 साल तक भरता रहा हूँ बिना किसी बिजनेस के, मतलब मेरे पास कुछ है नहीं, अभी मैं बना रहा हूँ। तो वो मुझे समझ नहीं आता था ये कैसे होगा क्या होगा। तो ऑटवा में एक ग्रुप है ड्रीम माइंड ग्रुप करके। अच्छा। ये लोग सबसे पुराने हैं इसमें ऑटवा नाइट क्लब इंडस्ट्री में, और इनके 5-6 वेन्यू हैं, अब तो और ज़्यादा हो गए 6-7। ओके। तो मैं इनके वेन्यूज़ रेंट करने लग गया था। ये हमें फ्राइडे ऑफर कर देते थे, दूसरे क्लब थर्सडे देते थे। तो इनके साथ मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने अपनी देसी ट्रूप की खुद की वेबसाइट भी बना ली थी अपना आईटी एक्सपीरियंस यूज़ करके। तो मैं जो और इवेंट कंपनीज थी उनसे थोड़ा डिस्टिंक्टिव उस पर चल रहा था, और रिकग्निशन भी थी कि इनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी है। तो वो चीज़ इन लोगों ने भी ऑब्जर्व करी ड्रीम माइंड ग्रुप ने। तो ड्रीम माइंड ग्रुप के जो प्रेसिडेंट है और जो ओनर है, उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया 1-2 इवेंट रेंट करने के बाद इनके वेन्यूज़। अपने मार्केटिंग डायरेक्टर के थ्रू मुझे इनवाइट भेजा। तो मैं ऑफिस में गया, तो इनका एक नाइट क्लब था उस टाइम पे, द हडसन करके। तो उन्होंने कहा कि इसको हम मल्टीकल्चरल क्लब में बनाना चाह रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए नाइट क्लब्स का। तो बोले कि हम आपको 4 सैटरडेज ऑफर करेंगे अपने इवेंट्स कराने के लिए, आपको हम कोई कॉस्ट नहीं चार्ज करेंगे, आप आओगे तो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री बॉटल्स वगैरह वो सब देंगे, और आपके पास कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपको इतने आदमी लेके आने, हमारे साथ बिल्ड करो इस चीज़ को। मैं भाई वंस इन अ मंथ कराता था। इंडियन कम्युनिटी की मुझे एंगेजमेंट और मार्केटिंग इस चीज़ की बहुत अच्छी सेंस थी, मैं रीड कर रहा था सब कुछ। मुझे पता था कि इतनी फ्रीक्वेंसी इस मार्केट में ऑटवा में पॉसिबल नहीं है। टोरंटो साइड जहाँ मार्केट बड़ी है वहाँ आप इवेंट स्पेस में कर सकते हो ये फ्रीक्वेंसी, और हो भी रही है। तो मैंने उससे यही कहा कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। पर बैक ऑफ द माइंड मुझे ये भी पता था कि अगर मैं ये नहीं करूँगा, इन्हें करना है, इन्हें चलो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस हूँ इसलिए मुझे ऑफर करा, मैं नहीं करूँगा तो मेरे कॉम्पिटिटर्स को ऑफर कर देंगे। वही अपॉर्चुनिटी एक बार दस्तक देती है वाली बात चली जाएगी वो। तो मैं मतलब मेरे साथ भाई मेरे साथ वाले भी, मेरा छोटा भाई है, कज़न है, और भी लोग हैं। तो वो लोग मतलब मैं रिस्क उठाता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंट होके मैं चीज़ें कमिट कर देता हूँ, करना शुरू कर देता हूँ। ओके। तो जो उससे चीज़ें बैकफायर होती है ना, तो वो लोग हैंडल करते हैं। तो मैंने अपने भाई से बात करी, कॉल करा मैंने उसे, मैं ऐसे ऐसे वो 4 दिन ऑफर कर रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं हो पाएगा, तुझे भी पता है। मैंने उसे कॉम्पिटिटर वाली साइड बताई, तो उसने कहा चल तेरा मन है कर ले, देख लेंगे। तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया। तो वो मैंने उसे कहा कि अभी तो नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने 2 बोट क्रूज बुक करे हुए थे जून और जुलाई के मंथ में। ये मेरे मेजर इवेंट होते हैं साल के। मैंने कहा मैं अगस्त में शुरू करूँगा, और उसके पास वॉइड था, उसके पास कोई और ऑर्गेनाइजर्स नहीं थे वहाँ भरने के लिए। और दूसरे जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे उन्हें भी वो देख चुका था, उनके वेन्यू पे वो रेंट करा रहे थे कि उनकी इतनी सेल नहीं होती लिकर की, तो वो फिजिबल नहीं थे। तो मेरा मन तो नहीं था, पर मैं यही कि वो दूसरों के पास ना चला जाए, तो मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप पे उसे फॉलोअप टेक्स्ट भेज दिया इस मीटिंग के हफ्ते बाद कि मैं भाई व्हाट्स गोइंग ऑन विद आवर मास्टर प्लान। और मैं उससे मिलने गया, तो एक्चुअली मैंने उसे मेंशन किया था कि मेरा गोल है, मेरा मन है क्लब खरीदने का। तो उसने कहा था कि हे मे बी वन डे यू कैन बाय इनटू आवर ग्रुप। तो उस टाइम पे मैं हाँ चलो बात करने के लिए, थोड़ी रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए थोड़ी बड़ी बड़ी बातें कर दी। हरियाणा में कहते हैं बातों की सवारी उतार दी है। तो वो मैं कराया था भाई। तो मैंने वही मास्टर प्लान पूछा, तो उसका अगला मैसेज आया कि हे बडी डू यू वांट टू बाय द एंटायर बार। तो मैंने कहा विच वन, द हडसन। तो उसने कहा यस। तो मैंने कहा आर यू सीरियस? वो बोला यस, यू टोल्ड मी दैट यू वांटेड टू बाय अ नाइट क्लब। मैं साथ साथ भाई घर पे फेस टाइम कर रहा था, मम्मी पापा से बात कर रहा था, मैसेज आ रहे थे, तो मैं उन्हें एक्साइटमेंट में बता दिया। तो मम्मी पीछे से कहने लगी नहीं नहीं बंद कर दे, बिल्कुल बात नहीं करनी है, अभी रिस्क नहीं लेना, और ये इंडस्ट्री भी रिस्क वाली खराब है। पापा ने मम्मी को शांत कराया। शुरू से पापा मतलब मेरे सपोर्ट में, जितने भी वेंचर्स हैं, 1-2 मैंने इंडिया में भी खराब करे पर उन्होंने सपोर्ट करा। ठीक है। तो उन्होंने कहा चल तू बात कर, पूछ। तो उसने एक प्राइस ऑफर करा, नहीं थे मेरे पास भाई वो पैसे, ऑब्वियसली नाइट क्लब सस्ता नहीं आता। मेरा जो फ्रेंड था अंशुमन, वो अल्बर्टा ही था। एक और फ्रेंड था मेरा रोहतक से, अनुराग, वो टोरंटो था, GTA वाला, राइट? GTA वाला। उसने अपना अच्छा सेट कर लिया था, उसने 2 ट्रक्स खरीदे हुए थे, वो अपनी ट्रकिंग की उसमें बिल्ड कर रहा था। तो उसके पास सपोर्ट था, उसके पास फाइनेंशियल था, वो कर सकता था। अंशुमन भी 2 साल से अब अल्बर्टा में जॉब कर रहा था, प्रॉपर्टी मैनेजर की, उसके पास भी सेविंग्स थी। मैंने दोनों को एक टेक्स्ट करा, सेम कॉपी पेस्ट में, कि भाई बिजनेस प्रपोजल कॉल कितनी देर में कर सकते हैं। तो कॉन्फ्रेंस कॉल करी, मैंने पिच किया, भाई आप ये देखो कि वो लोग
अंशुमन एल्बर्टा बैठा है, वो GTA बैठा है, उन्होंने कहा कि अगर तुझे ठीक लगता है तो तू अमाउंट बता और कर लेते हैं। किसी ने आके नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं देखा। फिर पिक्चर में आया भाई मेरा छोटा भाई आदि, वो बोला ऐसे नहीं, फाइनेंशियल बुक्स मंगा इनकी, इनके एक्सपेंस देखो ऑपरेशन के कितने हैं और इनकी क्या सेल्स हो रही है। ओके। वो सब चेक करके क्लब डाउन था, बंद चल रहा था, तो वो एडअप नहीं हुआ। फिर मुझे इस बात का भी पता था कि अगर कोई बिजनेस चल रहा है ना तो वो कोई ऐसे नहीं बेचता इस प्राइस पे या छोड़ेगा नहीं उसको। मुझे पता था कि ठीक है अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, तो वो हमने रिस्क उठाया। 1 महीना भाई हमने उनके साथ पार्टनर करके करा, ड्रीम माइंड ग्रुप के साथ। ओके, ये भी अच्छा है कि उनका जो एक्सपीरियंस था उससे तुम्हें लर्निंग मिल गई स्टार्टिंग के मन में। उन्होंने कहा कि हम अगर तुम्हें पूरा बेच देना, जो कि हम कर सकते हैं, तुम वही करने आ रहे हो, तो तुम हफ्ते में बंद करके चले जाओगे, हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। पर वो हमारे उसके लिए अच्छा नहीं है, हमें करते हुए अच्छा नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं उनका भी लालच था कि उन्हें हमारे नंबर्स देखे थे लिकर सेल के, महीने में एक फ्रीक्वेंसी वाले, तो उन्हें था कि इनके साथ हमारी भी कमाई हो जाएगी, एक और चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि उनका एक और क्लब था हमारे साथ में ही, वो एफ्रो क्लब बनाया हुआ था उन्होंने। ओके। एफ्रो में भाई आप ये मानो कि नाइट क्लब में सबसे ज़्यादा लिकर सेल्स होती है, पर नाइट आपका 15 से 40 हज़ार डॉलर का चला जाता है। ओके। तो उन्हें ये भी था कि अगर वो ये क्लब कहीं बाहर ऑफर करेंगे मार्केट में तो वो बेच देंगे उसको महंगा, पर वो आदमी आके यही करेगा जो वो अपने क्लब में कर रहे हैं, कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ वो उनका सेफ था, और पार्टनरशिप में आके वो एनफोर्स भी कर रहे थे उस चीज़ को कि तुम सिर्फ इंडियंस के लिए कराओगे। जहाँ उन्होंने मुझे 4 इवेंट बोले थे भाई पहले महीने के बिना क्लब खरीदने से, अब वो मुझे 8 करवाने के लिए फोर्स कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग आर्म कर रहे थे। ओके। मुझे पता था नहीं चलेगा, फिर भी मैंने भाई, मैं कभी भी कुछ आता तो मैं उसको प्रॉब्लम को बेटर होने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। मैं मुंह नीचे नहीं करना, ऊपर करके करते जाओ, देखी जाएगी जो होगा। तो मैंने जितने भी कंपटीशन वाले थे शहर में, जितने लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइजर थे, डीजेस थे, कंपटीशन है, लड़ाई झगड़ा नहीं है भाई, पर आपस में इतनी बोलचाल नहीं होती। तो सबको इकट्ठा किया, सबको कहा कि ये हमारी जगह है, इसको हम इंडियन नाइट क्लब बनाएंगे। हमने 1 महीना ट्राई करा उसे कि 8 दिन महीने में, फ्राइडे सैटरडे हर वीक हम इंडियन इवेंट्स दें, अलग अलग थीम्स, कभी पंजाब, कभी बॉलीवुड, कभी हरियाणा। पर वो चीज़ नहीं जमी भाई, वो जम ही नहीं सकती थी, इतनी मार्केट नहीं थी। तो फिर उस ग्रुप से मैंने बात करके, नेगोशिएट करके, उन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्म करा थोड़ा, मैंने स्ट्रॉन्ग आर्म करा, मैंने उनसे पूरा टेक ओवर करा, मैंने और पार्टनर्स ऐड किए, और उसके बाद थोड़े कम भी करे। मतलब उस पॉइंट पे आके फिर अब मैं उनसे फ्री हो गया हूँ, तो अब मैं अपने वही एफ्रो वाले इवेंट्स करा रहा हूँ जिसके उन्हें वो था, जो कि अभी बिजी चल रहा होगा, करेक्ट? अभी मैं आपके पास आया उससे पहले हमारी पहली बिजी रात थी, यही महीना हमने शुरू किया है। कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस। थैंक यू भाई। और ये बड़ी अच्छी जर्नी है, और कैसे कनेक्टेड भी है। अगर देखो पूरी स्टोरी सुनते हैं तो इसमें कनेक्शन फील होता है कि तुमने कैसे एसोसिएशन स्टार्ट की, और वहाँ से डॉट्स कनेक्ट होते होते आज नाइट क्लब तक भी पहुँच गए हो। इट्स लुक्स लाइक अ वेरी कनेक्टेड सक्सेसफुल पाथ। अगर इस पर थोड़ा सा तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारा एंथुसियाज्म जो है वो उसका तड़का लगता है। सबसे बड़ी बात तुम्हारे पास सपोर्ट है आपके फ्रेंड्स की, तुम्हारा ब्रदर यहाँ पे है, तो इट्स रियली वेल। और इसके लिए आपको बेस्ट विशेस, जो आपका क्लब है वो चले। थैंक यू भाई। और यहाँ मैं पॉडकास्ट को ख़त्म करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ आ रहे हैं उनके लिए कोई 1 लाइनर या 2 लाइनर कोई मैसेज देना चाहते हो? भाई मेरा मैसेज यही है कि आपके आगे जो भी सिचुएशन आती है, डरो मत भाई। डर लगे तो चलो कोई गलत बात नहीं है उसमें, पर जो आपसे बेस्ट हो रहा है ना आप वो करते जाओ। मैं यही मानता हूँ कि भगवान जो भी प्रॉब्लम देता है वो आपको अपने आप को एक बेटर वर्जन निकालने के लिए देता है। अब जितना नाइट क्लब और ये सब चल रहा है, इससे लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट पेस हो गया। जो मुझे महीने में एक क्रिटिकल प्रॉब्लम आती थी वो दिन की 5 आती है भाई। अब मुझे आदत हो गया, मैं हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए भी वही है कि अपनी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, स्ट्रांग रहो, हर प्रॉब्लम को एज अ स्टेप देखो, एज अ बैरियर मत देखो, एक सीढ़ी देखो। चढ़ने में जोर लगेगा, पर चढ़ के इससे ऊपर ही आ जाओगे। दैट्स नाइस। बड़ा अच्छा मैसेज था। मुझे लगता है कि राहुल कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे पॉडकास्ट छुपे हुए हैं, इसके कई एपिसोड बन सकते हैं, क्योंकि देसी ट्रूप और इस क्लब को तो हमने सिर्फ टच ही किया है। इनके ऊपर पूरे एक एपिसोड हैं कि तुम्हारी देसी ट्रूप की क्या स्ट्रगल रही, फिर वो कैसे बाउंस बैक किया उन चीज़ों में,
वी विल मेक श्योर कि हम दूसरे एपिसोड बनाएंगे और इनके ऊपर फोकस होकर बिल्कुल बनाएंगे। भाई। आज के एपिसोड के टाइम देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू भाई you're बुलाने के वेलकम। लिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ पॉडकास्ट। और राहुल ने जो स्टोरीज आज सुनाई अपनी, जो स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे श्योर है इस बात का कि आप अगर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के ग्रुप में शेयर कर देंगे, खासकर ऐसे यूथ के साथ जो कुछ करना चाहता है, तो वो भी इसमें से कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर लेके जाएगा। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, नई लर्निंग और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की। जय राम जी की भाई।